आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। इलेक्शन कमीशन ने महामारी के बीच में चुनाव कराने की पूरी तैयारी कर ली है। आने वाले 3 दिन में गाइडलाइंस भी आ जाएंगी, यानी यही कुछ न्यू नॉर्मल है। असंभावना में से अ हटाकर संभावना निकाल ही लेना। नमस्कार, मैं हूं माधुरी, आज का कोरोना कवरेज लेकर, जिसमें हम देश परदेश से बहुत सारी कोरोना से जुड़ी खबरें आपके लिए लाते हैं, जानकारियां लेकर आते हैं और आपसे साझा करते हैं। आज संभावना की बात करते हैं। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में करीब 55,000 लोग संक्रमित हुए और ठीक कितने हुए? 57,000। जी हाँ, यही नहीं, पिछले कई दिन से जो बहुत ज्यादा संख्या आ रही थी संक्रमितों की, 60,000 से भी ज्यादा ऊपर, उसमें भी गिरावट दर्ज हुई है। इस बीच आज पुणे के सीरो सर्वे की भी रिपोर्ट आई, उसकी भी बात करेंगे। महिलाओं को अगर कोई दिक्कत हो कोरोना के इस दौर में, खास करके उनको जो दृष्टि बाधित है, यानी देख नहीं सकती, जो सुन नहीं सकती, या कुछ और तरह की विकलांगता उनमें है, तो उनके लिए कैसी चुनौतियां हैं कोरोना के इस दौर में, इसकी बात करेंगे। और बात करेंगे कोविड-19 के लक्षणों के बारे में। लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में संक्रमितों की संख्या 2,19,00,000 के पार पहुंच गई है। कोरोना मरीज के शव को देश में पहली बार पोस्टमार्टम का निर्णय किया गया है। कोरोना काल में कॉन्टैक्ट लेस डेबिट कार्ड की डिमांड बढ़ रही है। रिजर्व बैंक के आदेश पर हर बैंक में इस कॉन्टैक्ट लेस डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है। इस बढ़ती डिमांड की वजह से बैंकों ने करीब 1.6 करोड़ कॉन्टैक्ट लेस डेबिट कार्ड जारी किए हैं। WHO ने कोरोना वायरस महामारी को लेकर एक अहम जानकारी शेयर की है। WHO के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर तकेशी कासाई ने कहा है कि 20, 30 और 40 साल के आयु वर्ग के लोगों द्वारा कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। ये वायरस उन लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं जो लंबे समय से बीमार, भीड़ भाड़ और अंडर रिजर्व्ड वाली जगहों पर रहते हैं। चीनी दवा कंपनी के प्रमुख का कहना है कि वर्ष के अंत तक उनकी बनाई कोरोना वायरस वैक्सीन व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हो जाएगी। फिलीपींस सरकार कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत के धारावी मॉडल का पालन कर रही है। इस मॉडल को तब अपनाया गया जब धारावी, जो कि एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है और जिसकी जनसंख्या भी बहुत बड़ी है, लेकिन इनके बावजूद कोविड-19 के बढ़ते मामलों की प्रवृत्ति को सफलतापूर्वक दूर करने में कामयाब रहा। सिंगापुर के नेशनल यूनिवर्सिटी के वरिष्ठ सलाहकार और इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज के अध्यक्ष पॉल टम्बाह ने कहा है कि अधिक संक्रामक कोरोना वायरस का म्यूटेशन लाभदायक हो सकता है। और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि और दिल्ली हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए कोविड-19 परीक्षण सुविधा शुरू होने की संभावना है। अगर वे लोग कोविड-19 नेगेटिव पाए जाते हैं तो भारत में 7 दिनों के क्वारंटीन पीरियड से भी छूट मिल जाएगी। चलिए अब बात करते हैं पुणे के सीरो सर्वे की। पुणे में कोरोना संक्रमण के बहुत मामले सामने आ रहे हैं। मुसलसल वहाँ यही हाल है। वहाँ सीरो सर्वे और उसके नतीजे बहुत मायने रखते हैं। आधी से भी ज्यादा आबादी में वहाँ कोरोना वायरस के प्रति काम करने वाली एंटीबॉडीज मिली हैं, यानी काफी बड़ी संख्या में लोग एक्सपोज्ड थे। वो कोरोना वायरस के करियर हो सकते हैं। लेकिन इस सीरो सर्वे के और ज्यादा क्या मायने हैं, इसके लिए हमने बात की इंडिया टुडे ग्रुप के दीपू राय से, जो कोरोना के बदलते आंकड़ों पर बड़ी पैनी नजर रखते हैं। जी दीपू जी। देखिए, जुलाई से लास्ट से लेकर के और 17 अगस्त के बीच का जो एक टाइम था जिसमें सबसे ज्यादा केसेस स्टेटिस्टिकली पुणे में, उसने मुंबई को ओवरटेक कर लिया। मीन्स की एक हॉट स्पॉट पुणे है, जो 5 वार्ड में उससे सीरो सर्वे किया गया। उससे 51.5% सीरो प्रिविलेज जिसको बोलते हैं, यानी कि इतनी परसेंट, तकरीबन एक तरह से कहा जाए कि आधी आबादी उस 5 वार्ड के अकॉर्डिंगली आधी आबादी ऑलरेडी कोरोना वायरस के सामने एक्सपोज्ड है, और ये ज्यादातर उसमें एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं। इसका सीधा मतलब ये होता है। और दूसरा ये कि जो पुणे के जो 5 वार्ड में किया गया है,
वो एक्टिव कंटेनमेंट जोन नहीं थे, लेकिन फिर भी वहाँ पे केसेस काफी एक्सटेंसिव फॉर्म में थे। हम लोगों ने एक स्टडी अपना किया था, एक वैल्यूएशन, जिसमें कि पर 1 लाख पॉपुलेशन में जो एक्टिव केसेस हैं इंडिया के, उसमें पुणे टॉप पर था। वो ऐसा एक डिस्ट्रिक्ट था, टिपरी चिंचवाड़ जो उसका इलाका है, रूरल एरिया और सिटीज एरिया, उसको मिला करके आप देखिए तो पुणे बड़ा हॉटस्पॉट, मुंबई से भी बड़ा हॉटस्पॉट वो बन गया था। खास तौर से अभी भी 1.3 लाख के अराउंड वहाँ पे केसेज है टोटल, और 40,000 के अराउंड एक्टिव केसेज हैं। तो इस सीरो सर्वे का एक मतलब ये जो निकालते हैं लोग कि क्या हम हर्ड इम्यूनिटी की ओर जा रहे हैं। दूसरा ये कि अगर इतने सारे लोग ऑलरेडी एक्सपोज्ड हैं और सिम्टम्स नहीं शो कर रहे हैं, लेकिन वो कैरियर होंगे, वो दूसरे में फैलाएंगे जो लोग जिनकी बॉडी, क्योंकि सबका इम्यून सिस्टम डिफरेंट होगा। ये ज्यादातर लोग हैं जो जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है और वो शो नहीं कर रहा है सिम्टम्स, या उससे वो फाइट कर रहे हैं। अभी जिस समय ये सीरो सर्वे किया गया है, 5 अगस्त तक का सीरो सर्वे में सैंपल लिए गए हैं। सीरो सर्वे मीन्स आपके ब्लड को टेस्ट करके ये बताया जाता है कि आपका इम्यूनिटी पावर इस पर्टिकुलर वायरस के लिए क्या रिएक्ट करता है, क्या कभी ये इन्फेक्ट हुआ है। तो इसमें पाया गया कि 51%, 51.5%। हालांकि रेंज अलग अलग था, 36.1 से लेके 64.5 तक का रेंज था। उसको एवरेज करके पाया गया कि तकरीबन आधे लोग उसमें ऑलरेडी एक्सपोज थे, लेकिन ज्यादातर लोग एसिम्प्टोमेटिक थे। तो अच्छा, और किस उम्र, सभी उम्र के लोगों पर किया गया है ये? ज्यादातर सर्वे ये अक्रॉस द बोर्ड किया जाता है, लेकिन जनरली उसमें यूथ होते हैं मोस्टली। और क्योंकि अभी जो डिटेल्स में एज प्रोफाइलिंग अभी सामने नहीं आई है, लेकिन जो नंबर्स एक्यूरेट उन लोगों ने दिए हैं, और खासतौर से जैसे दिल्ली में भी जो सैंपल लिया था इन्होंने, वो तकरीबन 1,000-1,500 के आसपास का था। और वो 5 वार्ड में उसको अगर एक्सटेंड करके कैलकुलेशन किया गया, जिसमें कि पुणे के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वेल्लोर इंस्टीट्यूट और एक और इंस्टीट्यूट जिसको बोलते हैं फरीदाबाद का टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, इन लोगों ने मिलकर के ये किया। और उसमें ये पाया है कि कहा जाए कि आधे से ज्यादा लोग ऑलरेडी इस वायरस से एक्सपोज हैं। लेकिन एक बात जरूर बोल मिलती है कि दिल्ली में जहाँ 30% के आसपास सीरो प्रेवलेंस पाया गया, मुंबई में 37, पुणे में आधा, यानी कि अच्छा ये तीनों सिटीज डिफरेंट टाइम फ्रेम में की गई। जून में दिल्ली में हुआ और लास्ट मंथ मुंबई में हुआ, और अभी अगस्त में जाकर के 5 अगस्त तक का नंबर यहाँ है। यानी कि टाइम जैसे बीतता है, मेरा ये एक तरह से आकलन है कि जैसे टाइम बीत रहा है, सीरो प्रेवलेंस वो बढ़ता जा रहा है। यानी कि ये लग रहा है कि 2 तरीके से जो हर्ड इम्यूनिटी की बात की जाती है, एक नेचुरली और दूसरा वैक्सीन के थ्रू। तो ऐसा, हालांकि एक्सपर्ट नहीं कहते कि नेचुरली आप हर्ड इम्यूनिटी की ओर जाएंगे, वैक्सीन जरूरी होगी, लेकिन अभी ये देख के लग रहा है ट्रेंड कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें ऑलरेडी एक्सपोज्ड हैं, और ये एक खतरनाक भी कह सकते हैं, दूसरे एंगल से पॉजिटिव भी, क्योंकि अगर हर्ड इम्यूनिटी नेचुरली आ गई तो नो डाउट ज्यादातर लोग इसमें इम्यून हो जाएंगे और इंडिया के लिए एक पॉजिटिव संकेत मिलेगा। ये थे दीपू राय। क्या आपने कभी सोचा है कि कोरोना काल में विकलांग जनों पर क्या बीत रही होगी? क्योंकि सबने तो मुंह पर मास्क लगा लिया, फिर जो सुन नहीं सकते वो लिप रीड कैसे करेंगे? सोशल डिस्टेंसिंग के समय जो लोग उन्हें देख नहीं सकते, उनकी मदद कैसे हो रही होगी? क्या कोई साइन लैंग्वेज काम कर रही है? राइजिंग फ्लेम नाम के एक एनजीओ ने नेग्लेक्टेड एंड फॉरगॉटन नाम की एक रिपोर्ट तैयार की। उसमें उन्होंने बताया कि विकलांग लोग, खास तौर पर महिलाएं, किस तरह की चुनौतियों का सामना कर रही हैं। एनजीओ की फाउंडर निधि गोयल से बात की हमारे साथी प्रतीक ने। उन्होंने बताया कि केस हमारे रिपोर्ट में था, जो एक लड़की है वो क्रचेस का इस्तेमाल करती हैं, और वो किराने की दुकान तक पहुंची कैसे? तो कई लड़कियां तो पहुंच भी नहीं पाई क्योंकि कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं था, उनके पास कोई प्राइवेट गाड़ी नहीं थी, और वो इतनी दूर तक अपनी व्हीलचेयर को ले जाकर या बिना देखे पहुंच नहीं सकती। पर ये क्रचेस वाली महिला किसी तरह से पहुंच गई, पर वहां जाके उसका क्रच स्लिप हो गया और वो जमीन पर गिर गई। और पूरे क्यू में जितने लोग खड़े थे, ना उन्होंने उसकी मदद की, ना दुकानदार ने मदद की। उसने अपने पर्स से सैनिटाइजर निकाला और फिर कहा कि भाई साहब प्लीज ये सैनिटाइजर ले लीजिए, लेकिन मुझे उठा दीजिए। तब किसी ने आकर, जो ये आमतौर पर विकलांग महिलाओं के साथ नहीं होता है। इसी तरह से हमारी जो सुन नहीं सकती हैं, श्रवण बाधित जो महिलाएं हैं, उन्होंने कहा कि वो सब्जियां लेने तो जाती हैं। पहले ही इस देश में किसी को, हम सब में से बहुत कम लोग हैं जिन्हें साइन
लैंग्वेज आती है तो किसी तरह से लिप्स पढ़कर या कुछ ना कुछ तरह से हो जाता है। अब मास्क के चलते हुए या हम मास्क लगाते हैं तो उसमें लिप रीडिंग की भी संभावना चली जाती है। विकलांग महिलाओं का हमने इंटरव्यू लिया, 94 टोटल इंटरव्यूज लिए। तो ये ग्रामीण इलाकों से भी है महिलाएं? ग्रामीण विभागों से भी है, यस। करीबन 25%, 20 से 25% हमारे जो रिस्पॉन्डेंट्स हैं वो ग्रामीण विभागों से हैं और 25 दूसरे जो 20 से 25% हैं वो सेमी अर्बन यानी छोटे शहरों से, छोटे टाउन से हैं और फिर 50% सिटीज से हैं। हमारी रिपोर्ट में डेफ महिलाओं ने भी बहुत अपने डर बताए हैं कि हमको यदि कोविड हो गया, और व्हीलचेयर जो इस्तेमाल करती हैं, जो और कोई तरह की विकलांगता है, उन्होंने कहा है कि हमको अगर कोविड हो गया तो हमें तो सबसे बड़ा डर है कि हमें वहाँ ट्रीटमेंट देंगे कैसे, ना हमारे हॉस्पिटल्स एक्सेसिबल हैं, ना नर्सेज और डॉक्टर्स सेंसिटाइज्ड हैं आमतौर से भी। तो इस समय पर जब सब इतने प्रेशर में हैं तो कैसे ये सपोर्ट कैसे इंश्योर किया जाएगा। और बहुत मजे की बात है कि एक्चुअली मार्च के महीने में ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में हमारा विकलांग व्यक्तियों का डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, उन्होंने गाइडलाइंस निकाली थी और वो गाइडलाइंस बहुत बढ़िया है। उसमें ये सारा लिखा हुआ है कि यदि कोविड हो गया तो कोविड सेंटर्स एक्सेसिबल होने चाहिए, उसके पहले इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल होनी चाहिए, यानी कोविड के बारे में जानकारी कैसे पहुंचेगी विकलांग लोगों को। पर महिलाओं का वैसे उसमें बहुत कम उल्लेख किया गया है, एक लाइन में बिल्कुल बस महिलाओं को जरूरतों की जरूरतों को स्पेशल केयर शुड बी टेकन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन करके एक लाइन में बता दिया है। तो ज्यादा वो जेंडर नेचर उसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। पर पॉलिसी में और भी बहुत कुछ चीजें हैं जो लागू नहीं की हैं, क्योंकि डिसेबिलिटी स्टेट सब्जेक्ट होता है, तो हर स्टेट के ऊपर छोड़ दिया है कि अब ये हमारी गाइडलाइंस है, अब आप देख लीजिए क्या कर सकते हैं। हमारे यहाँ जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ मार्च में, तो हमारे पास सबके पास कुछ 4-5 घंटे का समय था। जो सुन नहीं सकती है महिलाएं, उन्हें कुछ पता नहीं चला। साइन लैंग्वेज, उस अनाउंसमेंट के साथ साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन ही नहीं था। तो उन्होंने, उनके परिवारों ने या दोस्तों ने थोड़ा बहुत, जिन्हें बता दिया, नहीं तो अगले दिन से उन्हें पुलिस के डंडे पड़े। और जिन्हें नहीं पड़े, जिन्हें बताया गया, वो भी किसी ने और ने ठीक से समझाया नहीं, उन्हें कहा तुम बाहर मत जाना नहीं तो मर जाओ। इस तरह की दहशत मन में, क्योंकि सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलना। अब ये एक्सेसिबिलिटी टू इंफॉर्मेशन एंड हेल्पलाइंस क्यों जरूरी है, और कई बार हमारे पास हेल्पलाइंस होती हैं तो हमने तो एक पूरे कैटेगरी को तो पूरा ही निकाल दिया, क्योंकि डेफ महिलाएं बोलेंगी कैसे, जो बोल नहीं सकती वो बोलेंगी कैसे, जो सुन नहीं सकती वो कॉल कैसे लगाएंगी। तो हम ऐसे कई ग्रुप्स को, तो फिर खास तौर कोरोना के दौर में आपका एनजीओ क्या कुछ कर रहा है इन लोगों के लिए? तो एनजीओ में सबसे पहले तो कोरोना के दौर में हमारे शहर में, मुंबई में जहाँ पर हम स्थित हैं, हम ऐसे तो पूरे देश में काम करते हैं, पर मुंबई में और पुणे और थाने डिस्ट्रिक्ट्स, इन शहरों के लिए जो डिसेबिलिटी कमिश्नर को रीच आउट करना था, स्टेट अथॉरिटीज को, हमने वो सारा किया। तो हमने विशेष रूप से कोविड के समय पर ये किया है और एडवोकेसी को आगे बढ़ाया है और चेंजेस लाने के हम कोशिश कर रहे हैं। अब हम धीरे से काम ये शुरू करने वाले हैं कि जो हेल्पलाइंस है, जो मेन स्ट्रीम हेल्पलाइंस है, जो दूसरी सिविल सोसाइटी ही चलाती हैं महिलाओं के लिए, या ज्यादातर जो हिंसा के लिए हिंसाग्रस्त महिलाएं हैं, तो उन्हें हम सेंसिटाइज करें और उन्हें हम सक्षम बनाएं कि वो विकलांग महिलाओं को किस तरह से मदद कर सकती हैं। तो ये अब हमारा काम शुरू होगा। ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारे पार्टनर्स रह चुके हैं, वो आगे जाकर खाना वगैरह बांटने का काम कर सके। आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे, उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन। तो उसे उंगली से जरा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज तो हर जगह है, पर हमारे यहाँ न्यूज है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई, पर खबर से आगे की बात क्या है, उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां। अब बात एक बार फिर से कोरोना पर हुए कई शोधों की। अब एक नया शोध आया है, एक नई रिपोर्ट आई है कोरोना के लक्षणों पर। पहले कौन से लक्षण होंगे, फिर कौन से आएंगे और फिर इसके बाद कौन से लक्षण आएंगे, यानी धीरे धीरे जैसे जैसे कोरोना का संक्रमण बढ़ता जाएगा तो कौन कौन से लक्षण आपके अंदर नजर आते जाएंगे। इन्हें हमें बता रही हैं हमारी साथी खुशबू।
कोरोना वायरस के लक्षण तो अब हम सब जानते ही हैं और इससे बचने के तमाम एहतियात हम लोग अपना रहे हैं। इस वायरस के लक्षण तो कई हैं, जिनमें से लगातार खांसी आना, बुखार, गंध और स्वाद का पता नहीं चलना सबसे अहम है। पर सबसे चर्चा का विषय ये है कि इसके लक्षणों का आखिर क्रम क्या है, मतलब कौन सा लक्षण पहले दिखेगा जिससे ये पुष्टि हो जाए कि हम कोरोना से संक्रमित है। इस चर्चा पर अमेरिकन शोधकर्ताओं को बड़ी सफलता मिली है। अमेरिका के शोधकर्ताओं ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से बताए गए लक्षणों का क्रम तैयार कर लिया है। ये शोध फ्रंटियर्स इन पब्लिक हेल्थ नामक मैगजीन में छपा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई क्रम पहचान लेने से क्या होगा। इस शोध से ये पता लगाना आसान हो जाएगा कि किसी व्यक्ति को कोरोना है या नहीं। शोधकर्ताओं ने कोविड-19 के लक्षणों के क्रम के बारे में जो जानकारी दी वे इस प्रकार है। अगर कोई शख्स कोरोना से संक्रमित है तो सबसे पहले उसे बुखार महसूस होगा, उसके बाद खांसी, मांसपेशियों में दर्द और फिर जी मचलना, उल्टी और दस्त जैसे लक्षण नजर आने लगते हैं। कोरोना वायरस के लक्षणों को जानने से ये फायदा हो सकता है कि अब कोरोना संक्रमित शख्स को इलाज के लिए जल्द से जल्द अस्पताल में भर्ती करा दिया जाएगा। इस शोध के एक लेखक जोसेफ लार्सन का कहना है कि क्रम पहचान लेने से मरीज के इलाज के लिए एक नया नजरिया मिल जाएगा और इलाज में परेशानी नहीं आएगी। ये थी खुशबू। और अब बात करते हैं रघु सक्सेना से। ये जयपुर राजस्थान में भारतीय रेलवे में काम करते हैं। एक रोज कोरोना से संक्रमित हो गए। आगे की कहानी उन्हीं से सुनते हैं। मुझे कोरोना जो है ये ऑफिस में ही काम के सिलसिले में जो है मैं संक्रमित हो गया था और मैंने किसी एम्प्लॉय को उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए 13 जुलाई को हमारे रेलवे ऑफिस में बुलाया था और उससे मेरी मीटिंग करीब 3-4 घंटे की रही थी। उसके बाद 2-3 दिन बाद अजमेर से फोन आया कि कर्मचारी था वो पॉजिटिव पाया गया है। उसके बाद मुझे भी कहा गया कि आप भी अपना कोरोना टेस्ट कराएं, हालांकि मुझे कोई सिम्टम्स ऐसे नहीं थे और जब मैंने अपना टेस्ट कराया तो मैं भी पॉजिटिव उसमें निकला। उस समय मुझे हल्की खराशें थी। उस दिन मुझे फिर रात में बताया गया मेरे रेलवे हॉस्पिटल के चिकित्सक द्वारा फोन करके कि मैं पॉजिटिव हूँ और मेरे पास ऑप्शन है कि मैं या तो होम आइसोलेशन हो जाऊं या फिर रेलवे हॉस्पिटल में आकर आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हो जाऊं। तो मैंने परिवार को संक्रमित होने से बचाने के लिए रेलवे चिकित्सालय आइसोलेशन वार्ड में मैंने भर्ती होने का निश्चय किया। उसके बाद मेरे सभी परिवार के मेंबर्स का कोरोना टेस्ट कराया गया और वो सब नेगेटिव आए। रेलवे चिकित्सालय में मुझे साधारण देखभाल की जरूरत थी क्योंकि कोई सिम्टम्स तो थे नहीं। तो 4-5 दिन तक उन्होंने वाच रखा, सारे पैरामीटर्स और वाइटल्स पर नजर रखी और मुझे जो है वो खांसी वगैरह की दवाएं वगैरह दी। 27 तारीख को टेस्ट दोबारा जब कराया तो उसमें मैं नेगेटिव आया। इस तरीके से 7 दिन के बाद मुझे जो है नेगेटिव होने पर मुझे वहाँ डिस्चार्ज कर दिया और 7 दिन और मुझे सेल्फ क्वारंटाइन रहने के लिए घर पर कहा गया। सेल्फ क्वारंटाइन रहा और अपने वाइटल्स पर नजर रखी और इसके बाद फिर मैंने रूटीन मेरा जो है वापस नॉर्मल शुरू हो सका। और परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार वालों को परिवार कैसा में लगा? मेरी वाइफ और 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, एक बेटा है और मेरे साथ वाले मकान में ही मेरे मदर फादर भी हैं। लेकिन उनकी चिंताएं तो अपनी जगह जायज थी क्योंकि मेरे पॉजिटिव आने पर उनको ये लगा कि अब पता नहीं क्या होगा और काफी समाचार चैनल में और अखबारों में भी इस तरह की जो जानकारी और सूचनाएं आती रहती हैं, उससे चिंता होना स्वाभाविक थी। लेकिन मैंने उनसे कहा कि कोई ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। अधिकांश 80% से ज्यादा केस जो है सिम्टम्स के होते हैं, तो उसमें ज्यादा कोई चिंता वाली बात नहीं है जी। और हॉस्पिटल में सभी सुविधाएं थी बराबर? एक्चुअली क्या है, रेलवे हॉस्पिटल में भी सीसीसी की जो है उनको परमिशन दी है, कोविड केयर सेंटर। उसमें क्या है, एसिम्टोमेटिक और या माइल्ड सिम्टम्स वाले मरीज हैं, उन्हीं के लिए वो जो वहाँ पर परमिशन है। तो वहाँ पर मैं एक्चुअली पहला पेशेंट था उस वार्ड का और वो 11 बेड का वार्ड है उन्होंने बनाया, तो मैं अकेला था उस समय। तो डॉक्टर भी बड़े चिंता कर रहे थे कि कोरोना के साथ अकेला मरीज है और मतलब क्योंकि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है इसका, और वो भी जब अकेला हो। पर मैंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, मेरी विल पावर ठीक है, स्ट्रांग है, तो मुझे कोई इश्यू नहीं है। इससे जो ज्यादा गलत प्रभाव, बुरा प्रभाव
जो एक कोरोना पॉजिटिव और उसकी फैमिली पर पड़ता है वो सोशल है, न कि साइकोलॉजिकल और फिजिकल। सोशल एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मैं पॉजिटिव आया तो मैंने कहा कि आप मतलब बता दें सबको अड़ोस पड़ोस में, ऐसा कोई छुपाने वाली बात, ये कोई अपराध नहीं है। तो लोग कोशिश करते हैं कि छुपाएं हम उसको। तो मैंने परिवार को कहा, परिवार ने पूछा क्या करें हम बताएं, मैंने कहा नहीं बताइए आप। फिर इनको क्या है, टेस्ट के लिए जब एम्बुलेंस लेके आई और सबको पता पड़ गया उस दौरान, तो लोगों ने पता नहीं पुलिस वालों को फोन कर दिया या पुलिस वाले खुद आ गए, आप बाहर नहीं निकलेंगे, आपको सामान भी नहीं लेना है, देन उस तरह से। और फिर मतलब जबरदस्ती कि आप बाहर आ रहे हो, बार बार आपकी शिकायतें आ रही हैं, जबकि मेरा परिवार घर से बाहर निकला ही नहीं है, मार्च से इवन निकलता भी नहीं है। तो मैं ही सारी जरूरतें पूरी करता रहता हूँ। तो पता नहीं पड़ोस में किसी ने उनको खबर ऐसी गलत जानकारी दे दी या किस वजह से, फिर एक पुलिस वाले की भी ड्यूटी लगाई। तो मैंने उनको फोन करके कहा कि यार आपको दूध वगैरह सब्जी वगैरह या तो आप ला कर दीजिए या फिर उनको कम से कम गली से तो लेने दीजिए, किसी से मंगाने दीजिए, बाहर नहीं निकलेंगे लेकिन गली में से तो नहीं वो। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, आप किसी से कह के आप मंगा सकते हैं। लेकिन वो एक गलत इम्पैक्ट जो है, परिवार वाले भी जो है थोड़े से अंडर प्रेशर रहे उस दौरान। एक पुलिस वाला सामने बैठा हुआ है, अड़ोस पड़ोस को भी समझना चाहिए कि ये किसी के साथ भी हो सकता है और कोई भी पॉजिटिव आ सकता है। तो इस चीजों में थोड़ा सा समाज का नजरिया बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत। रघु सक्सेना की बात वाकई में सोचने पर मजबूर करती है। आदमी कोरोना से संक्रमित हो जाता है, वो खुद कोरोना नहीं हो जाता, ना ही उसकी फैमिली कोरोना बन जाती है। आप ऐसा न करें किसी के भी साथ, बल्कि उनकी मदद करें, उनकी सहायता करें। ये आपकी एक सामाजिक जिम्मेदारी है। फिलहाल इजाजत दें, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। हाँ, हाथ धोए कि नहीं, 20 सेकेंड तक बार बार। नमस्कार। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।